सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं फिर से क्लास 12 का जो है ना, फिर से हम आप लेकर आ चुके हैं क्लास 12 का जो है बायोलॉजी। ठीक है, क्या लेकर आ चुके हैं? बायोलॉजी। और ये जो है चैप्टर 3 का जो है मानव जनन हम आपको बताएंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? आपको मानव जनन के बारे में बताएंगे कि मानव जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। और ये वीडियो का जो है लेक्चर 2 है। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखे, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले कोई भी चीज के बारे में जानने से पहले क्या होता है, उनके बारे में जानना जरूरी होता है। तो परिचय का लिंक, इसका जो है पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जल्द से जल्द जाकर के वो देख ले, फिर ये देख ले तो और ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है? लेक्चर 2 है और मानव जनन का है, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं? जो नहीं आया है जल्द जल्द उसको मैसेज कर दिया कि क्लास चालू है, जल्दी जल्दी मैसेज कर दिए क्लास चालू है। ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, फिर छूट जाएगा तो फिर उसको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए आप जल्दी जल्दी मैसेज कर दीजिए कि आ जाओ, क्लास चालू है। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है और ये लेक्चर 2 है। ठीक है, तो बुला लीजिए सबको, पता स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें। क्या करें? कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी स्टार्ट कीजिए। यस सर, फुल रेडी। ओके, तैयार है? फिर रेडी। चलिए, आज हम जानने वाले हैं मानव जनन तंत्र के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव जनन तंत्र के बारे में। मानव जनन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। मानव जनन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं जानने के लिए? मानव जनन तंत्र के बारे में जानने के लिए तैयार है? तैयार है? फुल रेडी एकदम फुल एक्साइटेड के साथ पढ़ना है। जब भी पढ़ना है पूरा एक्साइटेड के साथ पढ़ना है, ताकि लगे जब भी पढ़ने बैठो तो माइंड में लेकर के एक चीज बैठना आपको कि आज कुछ नया सीखना। क्या करना है? आज कुछ नया सीखना है। जब नया सीखने के लिए माइंड एक्टिव रहेगा ना आपका, तो समझिए कुछ ना कुछ सीखना जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलेगा। तो इसलिए माइंड को एक्टिव करके बैठना है, जुनून के साथ बैठना है कि आज हमको नया सीखना है और पढ़ना है। ऐसा नहीं कि फालतू एकदम बेड पर लेटे हुए देख रहे वीडियो, ऐसा नहीं। कलम कॉपी लेकर के बैठिए, जहां पर कोई चीज प्रॉब्लम होगा उसको नोट्स करना है या नोट्स बनाना है आपको, ताकि समझ में आवे। आगे आपका एग्जाम है, एग्जाम में जब सेंटर पे जाने से पहले आप देख लेंगे तो एक बार में माइंड में सेट हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। मानव जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बता दें मानव जनन तंत्र जो होते हैं कितने। मानव जनन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला भाग क्या हो गया? नर जनन तंत्र। पहला क्या हो गया? नर जनन तंत्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया क्या? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र को कितने भागों में? मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र का इंग्लिश क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? मादा जनन तंत्र का जो इंग्लिश होता है फीमेल रिप्रोडक्शन। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? मानव जनन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 2। अब देखिए, मानव जो थे कितने थे? एक मेल एक फीमेल, मतलब स्त्री और पुरुष 2 होते। तो उसी का आपको बताएं कितने भागों में मानव जनन तंत्र, कितने भागों में? 2 भागों में, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ जाए। ओके, पूरा अच्छा से नोट्स बनाना है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र क्या होता है, क्या प्रक्रिया उसमें होता है, उनके बारे में पूरा डिटेल्स में अपन इसमें पढ़ने वाले। तो क्या आप लोग तैयार है ना? तैयार है? ओके, लाइक मार दीजिए। ऐसे नहीं खाली वीडियो देखने से काम चलेगा, लाइक मार दीजिए। ठीक है, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले देखिए मेल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इन्हें दो भाग खंड में हम बांटेंगे। कितने? 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। सबसे पहले अपना पढ़ेंगे क्या? प्राथमिक जनन अंग। इसके बारे में प्राथमिक जनन अंग। कितने पार्ट होते हैं, भाग होते हैं? प्राथमिक जनन अंग होते हैं। और दूसरा क्या होते हैं? द्वितीयक जनन अंग। क्या होता है दूसरा? द्वितीयक जनन अंग, जिसको कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। उसके बाद होते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। तो 2 भागों में बांटता है। अब दोनों भाग में कौन कौन सा भाग आते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोनों भाग में कौन कौन सा भाग आते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आते हैं सबसे पहले प्राथमिक जनन अंग कौन सा है ना? प्राथमिक जनन अंग कौन सा है? तो वो क्या है? ये है वृषण, जिसको कहते हैं क्या? टेस्टिस। क्या कहते हैं? टेस्टिस। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा द्वितीयक जनन अंग में क्या क्या आते हैं? द्वितीयक जनन अंग में आ जाएंगे सहायक नलिकाएं, उसके बाद सहायक ग्रंथि आएंगे। द्वितीयक जनन अंग में क्या क्या आते हैं? सहायक नलिकाएं आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं? सहायक ग्रंथि आते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसके बारे में सहायक नलिकाएं में क्या क्या आते हैं? सहायक नलिका में कौन कौन सा पॉइंट आते हैं? सहायक नलिका में जो आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे सहायक नलिका में क्या क्या आ जाते हैं? वृषण कोष आ जाते हैं, जिसको कहते हैं एपिडिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, एपिडिडर्मिस कहते हैं। उसके बाद क्या आ जाते हैं? अधिवृषण या वास डिफरेंस, क्या बोल सकते हैं आप इसको? अधिवृषण या वास डिफरेंस बोल सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाते हैं? शुक्रवाहिका बोल सकते हैं। क्या बोलना है? शुक्रवाहिका, जिसको कहते हैं इजाक्युलेटरी डक्ट। उसके बाद क्या आते हैं? मूत्र मार्ग आ जाते हैं। उसके बाद क्या आ जाते हैं? सीसन आ जाते हैं। किसमें? ये सब आ जाते हैं सहायक नलिका में। किसमें आ जाते हैं? सहायक नलिका में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें, उसके बाद जानना है किसके बारे में? यहाँ देखिए, उसके बारे में हम जान लेते हैं सहायक ग्रंथि। कौन कौन सा जो है सहायक ग्रंथि है? कौन कौन सा इसमें जो है सहायक ग्रंथि है? सबसे पहले देखिए शुक्राशय। कौन सा है? शुक्राशय। ठीक है, जिसको कहते हैं सेमिनल वेसेस। क्या कहते हैं? सेमिनल वेसेस। उसके बाद पुरास्थ ग्रंथि। क्या होता है? पुरास्थ ग्रंथि। उसके बाद क्या आ जाते हैं? कॉपर ग्रंथि। तो क्या यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? क्या आ जाता है उसके बाद? कॉपर ग्रंथि, मतलब शुक्राशय, पुरास्थ ग्रंथि, कॉपर ग्रंथि। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देते हैं, ध्यान से समझना आपको। नर जनन तंत्र में क्या क्या आता है? नर जनन तंत्र को 2 खंडों में बांटते हैं। कैसे बांटते? देखिए
सबसे पहला हो गया प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं? प्राथमिक जनन अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? वृषण होते हैं। क्या होता है? वृषण, जिसको टेस्टिस कहते हैं। क्या होता है? वृषण कहते हैं जिसको कि टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। उसके बाद द्वितीयक जनन अंग, किसके बारे में देखना? द्वितीयक जनन। द्वितीयक जनन अंग में क्या क्या होते हैं? द्वितीयक जनन अंग में दो भाग। सबसे पहले यहाँ पे क्या देखना? द्वितीयक जनन अंग में क्या आ जाते हैं वो देखिए, सहायक जनन नलिका। क्या आ जाते हैं इसमें? सहायक जनन नलिकाएं। नलिकाएं कौन कौन से होते हैं? तो इसमें नलिकाएं जो होते हैं वृषण कोष होते हैं, उसके बाद अधिवृषण होते हैं, है ना, अधिवृषण या वास डिफरेंस बोल सकते हैं, है ना, अधिवृषण। उसके बाद यहाँ पर शुक्रवाहिका देखना है, उसके बाद मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद शीशन के बारे में, मतलब इन सभी को सहायक नलिकाएं के अंदर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या आ गया, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया है, जब आप पढ़ेंगे किसमें? सहायक ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि कौन कौन से होते हैं इसके अंदर? तो शुक्राशय आ जाते हैं, उसके बाद पुरस्थ ग्रंथि आ जाते हैं, उसके बाद कॉपर ग्रंथि आ जाते हैं। इन सभी चीजों के बारे में पूरा डिटेल्स में अपना पढ़ेंगे। किसमें? नर जनन तंत्र। किसमें में पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको पूरा बेहतरीन तरीका से आप लोग अच्छे से क्रमबद्ध तरीका से लिख लें, बारी बारी से सबके बारे में पूरा अच्छा से पढ़ेंगे। तो तैयार है आप? ठीक है, तैयार है? चलिए, ओके, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। ठीक है, और कलम को भी लेकर से बैठना आपको ताकि समझ में आए। अब जो जो चीज आपको आगे बताया है, ठीक है, जो जो चीज उसमें बताए, तो इसमें देखिए वो सब चीज के बारे में बताते हैं। अब देखिए इन भागों को क्या करते हैं, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। ठीक है, छोड़ना नहीं है। देखिए तो यहाँ पे इस भाग को क्या कहते हैं? मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्राशय। देखिए ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को देखिए। चलिए, उसके बाद इस भाग को यहाँ से यहाँ तक के भाग को क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका। ध्यान से समझना एकदम बारी बारी से। उसके बाद ये भाग जो है इसको क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद इस भाग को क्या कहते हैं? देखिए मूत्र मार्ग कहते हैं। और यहाँ जो ये भाग है इसको क्या कहते हैं? अधिवृषण। क्या कहते हैं? अधिवृषण। सब जो जो पॉइंट उसमें दिए वो सब पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद आपको क्या बोले थे? शीशन। इस भाग को क्या बोलते हैं? शीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीशन। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भाग जो है, यहाँ पे ये भाग जो है इसको बोलते हैं वीर्य कोटिका। क्या बोलते हैं? वीर्य कोटिका बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये भाग है इधर से ऊपर से क्या होता है? ऊपर में ये भाग है किडनी वाला भाग है, मतलब किडनी ऊपर पे वृक्क होते हैं, जहां से कि क्या होता है? इसमें पानी आता है, तो इसको क्या कहते हैं? मूत्र वाहिनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं इसको स्तंभ उत्तक बोलते हैं। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं? अंडकोश की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडकोश की थैली। और लास्ट में यहाँ पे बात, यहाँ पे जो हो जाते हैं ये भाग यहाँ पे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको कहते हैं वृषण। और आगे जो आपको बताएंगे अभी वृषण के बारे में पहले इसको क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद सहायक जनन नलिका, सहायक जनन ग्रंथि, इनके बारे में पूरा बढ़िया से। ठीक है, तो क्या यहाँ पे क्लियर हुआ? यहाँ पे देखिए बोले ना मूत्र वाहिनी, इस भाग को क्या कहते हैं? शुक्राशय कहते हैं। और ये जो यहाँ पे है यही भाग ये है। ठीक है, यही भाग ये है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये भाग जो होंगे इसको क्या कहेंगे? मूत्राशय कहेंगे। ठीक है, और इस भाग से जो निकलता है इसको क्या कहते हैं? शुक्रवाहक बोलेंगे या शुक्रवाहिका बोलेंगे। ठीक है, शुक्रवाहक मतलब जैसे कि शुक्राणु जिस नली से जाता आता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जो ये भाग है, ये भाग जो है यहाँ पे बना हुआ। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं? पुरस्थ बोलेंगे या तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को शीशन बोल सकते हैं या तो लिंग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो भाग यहाँ से आता है या इंद्रिय के द्वारा जो होता है ये मूत्र मार्ग कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग। और यहाँ पे इसको मुंड भी बोल सकते हैं या शीशन बोलते हैं। ठीक है, अग्र छिद्र मतलब यहाँ से छिद्र होता है जिससे कि ना जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, जो पैसा होता है वो क्या होता है? बाहर निकलता है। तो इसको क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं, इसको वृषण कोष कहते हैं। तो पूरा एक एक पॉइंट के बारे में आपको इसमें देखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले हम इसमें से जानेंगे किसके बारे में जानेंगे? ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? तो वृषण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? वृषण मतलब टेस्टिस के बारे में जानेंगे कि वृषण होता क्या है। ठीक है, इसमें या वृषण कितने होते हैं इसके बारे में पूरा अच्छा सा पढ़ेंगे आप इस वीडियो में। ठीक है, पूरा एक एक पॉइंट को समझिएगा, दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझना है, ध्यान से पूरा लिखना भी है और समझना भी है। देखिए बता दें कि इसमें वृषण क्या होता है, कितने भाग होते हैं इसमें। तो संख्या के बारे में बात किया जाए, वृषण में वृषण की संख्या के बारे में बात किया जाए तो संख्या देखिए एक जोड़ी होती है, मतलब संख्या में दूगो होता है। देखिए दूगो यहाँ पे है ना, दूगो है ना, इसी को कहते हैं वृषण कहते हैं, टेस्टिस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिस। और ये कितना होता है? ये एक जोड़ी होता है। और संख्या में बात किया जाए कितना? दो होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद उत्पत्ति हम बात करते हैं कि उत्पत्ति कहां से होता है, कहां से ये निर्माण होता है। ये जो होता है घूर्णी स्तर के मीसोडर्म से उत्पन्न होता है। कहां से? घूर्णी स्तर के मीसोडर्म से ये उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? वृषण उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसकी लंबाई के बारे में बात किया जाए तो 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। चौड़ाई के बारे में बात किया जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आकार का बात किया जाए तो ये कैसा होता है? अंडाकार होता है, जो कि देख सकते हैं कैसा होता है? अंडाकार होता है। ठीक है, कैसा होता है? अंडाकार होता है। आकार के बारे में बात किया जाए, अगर आपको वृषण की चौड़ाई लंबाई इन सभी चीज के बारे में बात किया जाए तो ये इसके बारे में क्या कर सकते हैं? आप बता सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, ओके ओके, वेरी गुड। ठीक, उसके बाद हम बताते हैं यहाँ पे। ठीक है, वृषण की स्थिति के बारे में, वृषण की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे स्थिति क्या होता है? तो प्रत्येक पुरुष में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है। कितना पाया जाता है? प्रत्येक पुरुष में एक जोड़ा वृषण पाया जाता है, मतलब
दो पाया जाता है, दो को पाया जाता है। कितना पाया जाता है? दो को पाया जाता है। कितना? प्रत्येक पुरुष में पाया जाता है। और ये कहाँ पे होता है? उदर गुहा के, क्या होता है? उदर गुहा के दोनों जंघाओं के बीच विरिसन कोष स्थित होता है कि नहीं? तो स्क्रोटम में स्थित होता है, या ऐसे भी बोलते, ऐसे भी समझना है, दोनों जंघाओं के बीच विरिसन कोष में स्थित होता है, या में हो गया है ना, में स्थित होता है। तो आपको बता दें कि अगर पूछा जाए विरिसन कोष कहाँ, विरिसन कहाँ पर होता है, तो विरिसन जो होता है विरिसन कोष में होता है, लेकिन दोनों जंघाओं के बीच में होता है। और उदर गुहा मतलब पेट, पेट के क्या होते हैं? दोनों जंघाओं के नीचे, उदर गुहा के नीचे होते हैं, ठीक है। क्या होता है? विरिसन कोष स्थित होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कार्य, इनका कार्य क्या होता है। विरिसन जो होता है, ये विरिसन, इनका कार्य क्या होता है, क्या काम होता है, इसके बारे में जानेंगे। इनका कार्य क्या होता है? स्पर्म बनाना, मतलब शुक्राणु का निर्माण करना तथा नर हार्मोन की उत्पत्ति करना। मतलब सीधा माइंड में याद कर लीजिए, विरिसन का काम क्या होता है? स्पर्म मतलब शुक्राणु बनाना, उसके बाद क्या होता है? नर हार्मोन की उत्पत्ति करना। क्या करना? नर हार्मोन की उत्पत्ति करने का काम करता है। अब बताइए आपके माइंड में, सर नर हार्मोन होते कौन कौन से हैं, है ना? नर हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो नर हार्मोन जो होते हैं टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन होते हैं। कौन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन होते हैं, नर हार्मोन, ठीक है। अब बताते हैं इसके भ्रूण अवस्थाओं, अब है ना, भ्रूण अवस्थाओं के 7वें महीने में, है ना, विरिसन उदर गुहा से विरिसन जो है उदर गुहा से विरिसन कोष में आ जाते हैं। क्या होते हैं? भ्रूण अवस्था में जब ये छोटे होते हैं, 7वें महीने में विरिसन जो है, विरिसन उदर गुहा के विरिसन कोष में आ जाता है। 7वें महीना जब भ्रूण अवस्था में होता है, तो 7वें महीना में जो है विरिसन कहाँ चलाता है? विरिसन कोष में चलाता है, ठीक है। कहाँ पे चलाता है? विरिसन कोष में चलाता है, ठीक है। अब बात को थोड़ा सा नोट में समझिए। यदि ये टेस्टिस मतलब विरिसन, ठीक है, उदर गुहा से विरिसन कोष में नहीं आता है, तो क्या होगा सर? माइंड में आएगा क्वेश्चन। अगर यही चीज उदर गुहा से विरिसन कोष में नहीं आएगा तो क्या होगा सर जी? तो उसको क्या हो जाएगा? ध्यान से समझिए, उसको कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? तो इसे गुप्त विरिसनता कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? गुप्त विरिसनता कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे उसे? गुप्त विरिसनता बोलते हैं। क्या यहां तक समझ में आया समझ में विरिसन का परिचय? मतलब विरिसन क्या होता है, कितना लंबाई का, कितना चौड़ाई होता है, विरिसन कितने जोड़े होते हैं, है कि नहीं? विरिसन कहाँ पे होते हैं? पूरा क्लियर हुआ ना? विरिसन कहाँ पे होते हैं? पता चला? दोनों जंघाओं के बीच, मतलब उदर गुहा के नीचे होते हैं। और विरिसन कोष में स्थित होते हैं। कहाँ पे? विरिसन कोष में स्थित होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। क्या इतना बात क्लियर हुआ आपको? एक एक बात को ध्यान से समझना है, ताकि आपको एक एग्जाम में दिक्कत ना हो, और ऑब्जेक्टिव जो बनेगा उसमें भी आप फटाफट मार दीजिएगा। तो बस ध्यान से समझना है, पूरा कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा ध्यान से, ज्यादा नहीं इधर कि स्किप कर करके आगे कर करके देखो, नहीं, ध्यान से समझिएगा, तब आपका एग्जाम में आपका एक एक नंबर जुटेगा। क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, वो आपको भी पता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, ध्यान से समझिए। विरिसन की संरचना में दिखाई देने वाले भाग, विरिसन की संरचना में दिखाई देने वाले भाग के बारे में जानेंगे कि विरिसन की संरचना में जो है कौन कौन सा भाग दिखाई देता है, इनके बारे में पूरा डिटेल्स हम जानेंगे, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा भाग दिखाई देगा इसमें, ध्यान से समझना। देखिए विरिसन की संरचना में दिखाई देने वाले भाग, सबसे पहले हम जानेंगे ट्यूनिका वेजाइनलिस के बारे में। किसका? कौन कौन होते हैं? पहला भाग कौन सा होता है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। कौन कौन होता है? ट्यूनिका वेजाइनलिस बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ओके, देखिए अब यह जो होते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस, यह विरिसन का सबसे बाहरी खोल होता है, मतलब कवच होता है। ये जो होता है विरिसन क्या होता है? कवच होता है। तो ट्यूनिका वेजाइनलिस में क्या बोलना आपको? यह विरिसन का सबसे बाहरी खोल होता है, मतलब कवच होता है, ठीक है। इसमें दो परतें होते हैं। इसमें कितने परतें होते हैं? दो परत होते हैं। इसमें ट्यूनिका वेजाइनलिस में दो परत होते हैं। जैसे एक थैली के ऊपर और दो खोल चढ़े होते हैं, मतलब एक थैली के ऊपर क्या होते हैं? दो खोल चढ़े हुए होते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसमें जो होते हैं दो, कौन कौन होते हैं? एक होते हैं पेरेटल और एक होते हैं विसरल। क्या होता है? एक पेरेटल होता है, एक विसरल होते हैं। अब पेरेटल का क्या काम होता है? जो बिल्कुल बाहर होता है। पेरेटल क्या होते हैं? बिल्कुल बाहर होते हैं, ठीक है। और विसरल के बारे में जानेंगे तो विसरल विरिसन से चिपका हुआ रहता है। कहां पे रहता है? चिपका हुआ अंदर की ओर रहता है। ये जो होता है, जो विरिसन से चिपका हुआ रहता है, कौन चिपका हुआ रहता है? ठीक है, विरिसन से चिपका हुआ कौन रहता है? विसरल रहता है। क्यों रहता है? विसरल। और पेरिटल क्या होता है? पेरिटल बिल्कुल, है ना, जो बिल्कुल बाहर होता है। क्या होता है? उससे बाहर होता है। क्या यहां तक समझ में आया आपको? संरचना क्या बोले? विरिसन की संरचना में दिखाई देने मिले। तो सबसे पहले क्या जाना आपके? ट्यूनिका वेजाइनलिस के बारे में जाने। किसके बारे में? ट्यूनिका वेजाइनलिस के बारे में। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होते हैं, ये विरिसन का, फिर से बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझना है, ये विरिसन का सबसे बाहरी खोल होता है, कवच होता है। ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होता है विरिसन का सबसे बाहरी कवच होता है, खोल होता है, ठीक है। और इसमें दो परतें होते हैं। इसमें कितने परतें होते हैं? दो परतें होते हैं। ध्यान से समझ ले, इसमें कितने परतें होते हैं? दो परतें होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं पेरिटल, एक होते हैं विसरल, ठीक है। जैसे एक थैली के ऊपर दो खोल चढ़े होते हैं, जैसे एक थैली है, ठीक है, थैली के ऊपर दो खोल चढ़े होते हैं, उसी प्रकार से इसमें जो होते हैं, एक होते हैं पेरिटल और दूसरा होता है विसरल। पेरिटल क्या होते हैं? बिल्कुल बाहर की ओर होता है। कैसा होता है? पेरिटल बिल्कुल बाहर होता है। और विसरल क्या होता है? जो कि विरिसन से चिपका हुआ रहता है। विसरल जो है किससे चिपका रहता है?
ब्रिसन से चिपका होता है कौन, विसलर, ठीक है। और अंदर की ओर, अंदर की तरफ होता है, ये किसकी तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। क्या ब्रिसन की संरचना के बारे में क्लियर हुआ? चलिए दूसरा पॉइंट आपको बताते हैं, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, ध्यान समझ। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो दूसरा पॉइंट को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बोजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ट्यूनिका एल्बोजिनिया में क्या होते हैं, इनके बारे में जानिए। हम कितने बोले थे, कितना बोले इनके संरचना के बारे में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। यह ब्रिसन की आंतरिक परत होती है। यह जो ट्यूनिका एल्बोजिनिया होते हैं ब्रिसन के अंदर वाला परत होता है, ठीक है, अंदर का परत होता है, ठीक। और जो संयोजी उत्तक से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ये क्या होते हैं, ट्यूनिका एल्बोजिनिया संयोजी उत्तक से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ट्यूनिका एल्बोजिनिया अंदर की ओर वलित होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। ट्यूनिका एल्बोजिनिया किसके ओर होते हैं, अंदर की ओर वलित होते हैं, ठीक है। उसके बाद जिससे ब्रिसन में अनेक कोष्ठक बनते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, ब्रिसन में अनेक कोष्ठक बन जाते हैं, ठीक है। और जिन्हें ब्रिसन कोष्ठक बोलते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रिसन कोष्ठक कहते हैं। अगर पूछा जाए आपको ब्रिसन कोष्ठक किसे कहते हैं, तो बोलिएगा ट्यूनिका एल्बोजिनिया के अंदर है अंदर की ओर वलित हो जाती है, और जिससे ब्रिसन में अनेक कोष्ठक बन जाते हैं, जिससे ब्रिसन कोष्ठक कहते हैं। इस तरह से आप दे सकते हैं। अथवा यह दूसरा तरीका से आप इसको कैसे समझ सकते हैं या लिख सकते हैं, बोलिएगा यह ब्रिसन का अंदरूनी और मजबूत खोल होता है। कौन, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। कैसे बोल सकते हैं, यह ब्रिसन के अंदरूनी और मजबूत खोल होता है। यह सफेद रंग की झिल्ली जैसी, कैसे, यह सफेद रंग की झिल्ली जैसी होती है और रेशेदार उत्तकों से बनी होती है। ये किससे बनी होती है, रेशेदार उत्तकों से क्या होती है, बनी होती है। रेशेदार उत्तकों से क्या बनी होती है, ट्यूनिका एल्बोजिनिया बनी होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझना है ट्यूनिका वेस्कुलरिस क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलरिस क्या है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिका वेस्कुलरिस क्या है, इनके बारे में। ट्यूनिका एक एल्बोजिनिया, मतलब ट्यूनिका एल्बोजिनिया के बीच बीच में पाई जाने वाली, ट्यूनिका एल्बोजिनिया का बीच बीच में पाई जाने वाली ब्रिसन की तीसरी परत होती है। कौन सी परत होती है, ब्रिसन की तीसरी परत होती है। तीसरी परत जो होती है उसे क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलरिस कहलाती है। पूरा बढ़िया से लिखना आपको, ठीक है। नोट में समझिए, प्रत्येक ब्रिसन में 250 ब्रिसन कोष्ठक पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव, यहां से ध्यान से समझना, आपके एग्जाम में यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। प्रत्येक ब्रिसन में 250 कोष्ठक पाए जाते हैं। प्रत्येक ब्रिसन में कितना पाए जाते हैं, कोष्ठक 250 कोष्ठक पाए जाते हैं। तथा प्रत्येक ब्रिसन में 1 से 3 कितना होता है, 103, 1 से लेकर के 1 से 3 शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। और इस प्रकार एक ब्रिसन में इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 500 से 750 हो जाती है। कितना हो जाती है, 500 से 750। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आ सकता है, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। क्या समझना है, प्रत्येक ब्रिसन में 250 कोष्ठक पाए जाते हैं तथा प्रत्येक ब्रिसन में 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती है। अगर इस बात किया जाए तो इस प्रकार ब्रिसन में इसकी संख्या कितनी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 से 750 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500 से 750 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक बात को ध्यान से समझना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़िएगा, फटाफट आगे बढ़ जाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ध्यान से समझना है, नहीं समझ में बैक करके देख सकते हैं, ठीक है, छोड़ना नहीं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे कि बता दो कि अगर क्या कारण है, ठीक है, आपको क्या बोले थे, उदर गुहा के बाहर ब्रिसन होता है, दोनों जंघाओं के बीच होता है। तो वहीं पे एक क्वेश्चन है आपसे पूछना है, क्या कारण है कि उदर गुहा के बाहर ब्रिसन कोष पाए जाते हैं। मतलब क्या कारण है कि उदर गुहा मतलब पेट के बाहर ब्रिसन कोष पाए जाते हैं, क्या कारण है, इसका रीजन बताइए। क्या आप लोग बता सकते हैं क्यों पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में डालिए, फटाफट लिख करके आप लोग डालिए। तो कि रीजन क्या है जो उदर गुहा के बाहर ब्रिसन पाया जाता है, क्या रीजन है, क्यों दे दिया भगवान ने, क्यों बना दिया उदर गुहा के बाहर होता है, क्यों बनाया, बताइए क्यों ब्रिसन कोष बाहर होता है, बताइए कमेंट बॉक्स में डालिए एक बार, ठीक है, क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, जल्दी जल्दी डालिए आप लोग, फिर आप क्या बताते हैं आपको, ठीक है। तो इसका जो रीजन है, ठीक है, इसका क्या रीजन है आपको बता दें। इसका रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, रीजन क्या है ध्यान से समझिए, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर का तापमान एक सामान्य तापमान जो होता है, ठीक है, 37 डिग्री अंतराल में नहीं होता है, ठीक है। 12th वाला है और 12th वाला जो है चैप्टर 3 है मानव जनन। चेक कर रहे हैं सर जी कौन कौन लाइव क्लास में नहीं आए हैं, ठीक है, चेक करने के लिए आए हैं। लाइक करता है कि नहीं, सब्सक्राइब करता है कि नहीं, शेयर करता है कि नहीं। अब उधर क्लास कंटिन्यू नहीं हो रहा था, बट अब क्लास कंटिन्यू होगा और सारे क्लास आएगा, मेरा भी क्लास आएगा। इंग्लिश का बहुत अच्छा नोट्स बनाए हैं और हिंदी का भी आप लोग को एप्लीकेशन ट्रिक के साथ ऐसे बहुत अच्छा, मतलब बहुत कम पढ़ के इंग्लिश में जो है 90+ कैसे करोगे, सारा कंटेंट तैयार हो चुका है। हम भी आ रहे हैं कल से लेके, बायो मैथ्स आपका इंग्लिश हिंदी सारे क्लास आने वाला है और बहुत कम समय में तैयारी करा के देंगे आप लोग को। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्या कारण है कि उदर गुहा से बाहर जो होता है ब्रिसन पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, क्यों, इसका रीजन क्या है। तो आपको यहाँ पर बता रहे थे क्या, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर का तापमान एक सामान्य तापमान कितना
तापमान लगभग 37 डिग्री अनुकूलन नहीं होता है। मतलब शुक्राणु बनने के लिए जो है शरीर का टेम्परेचर कितना 37 डिग्री है, ठीक है। कितना होता है एक सामान्य तापमान 37 डिग्री, लेकिन 37 डिग्री में जो होता है शुक्राणु निर्माण नहीं हो पाएगा। इसका क्या होता है 37 डिग्री से 2 से 3 डिग्री कम होगा। 37 डिग्री से 2 से 3 डिग्री अगर जब कम होगा तब शुक्राणु का निर्माण हो सकता है। तो वो क्या होता है, इसी कारण है उदर गुहा से बाहर दे दिए, यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अनुकूलन नहीं होता है, ठीक है। अब शुक्राणु निर्माण के लिए थोड़े कम तापमान, कितना लगभग 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। शुक्राणु निर्माण के लिए कितना 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए, आवश्यक होता है, ठीक है। इसलिए विल्सन शरीर के भीतर ना रहकर उदर गुहा के बाहर, ऐसे करके आपके एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख सकते हैं इसी कारण उदर गुहा से बाहर विल्सन कोश में स्थित होता है, जहां तापमान शुक्राणु निर्माण के लिए क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, उपयुक्त होते हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये विल्सन जो है, ध्यान से समझना, एक पॉइंट को समझना, ध्यान समझ, ये विल्सन जो है कहाँ होते हैं, ये उदर गुहा से क्या होते हैं, बाहर होते हैं। मतलब दोनों जंघाओं के बीच होते हैं और उदर गुहा के नीचे होते हैं, ठीक है, उदर गुहा के बाहर होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, विल्सन कितना शुक्राणु का निर्माण कितना से कितना के मतलब बीच में हो सकता है, तो वहां पे दिया रहेगा जैसे कि 37 डिग्री से 2 से मतलब 37 से 2 डिग्री से 3 डिग्री कम, 2 पॉइंट अगर रहेगा 2 से 2.5 डिग्री कम, तो ध्यान से देख करके देना है। अगर आपको ऐसे भी रहेगा 2 से, है ना, 2 से 2.5 कम है तो ऐसे भी दे सकता है, या तो डायरेक्ट रहेगा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, तो वहां पे क्या किसका निर्माण हो सकता है, शुक्राणु का निर्माण हो सकता है, ठीक है। आप इस तरीका से बना करके बढ़िया से लिख सकते हैं क्या रीजन है कि उदर गुहा से बाहर होता है, क्या होता है, विल्सन, ठीक है। यहां तक समझ में आया, एक एक पॉइंट को समझना है, ध्यान से समझना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं, क्या देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होता है, किन के बारे में जानेंगे, तो जानेंगे विल्सन जालक के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, विल्सन जालक क्या होते हैं, रेटे टेस्टिस, क्या जानेंगे, रेटे टेस्टिस, विल्सन जालक क्या होते हैं, इनके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए विल्सन जालक क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो विल्सन जालक क्या होता है, इसको कैसे लिखना, आपको 16 जनन नलिका आपस में एकत्रित होकर के 20 से 30 नलिकाओं, आप है ना 20 से 30 नलिकाओं के रूप में एक सघन जाल का निर्माण करती है, जिसे विल्सन जालक कहते हैं। देखिए 20 से 30 यहाँ पे जो जालक बना हुआ है, यहाँ पे जो जालक बना हुआ 20 से 30 जालक का क्या होता है, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे 20 से 30 जालकाओं का समूह बनाता है, क्या है, समूह बनाता है, आप देख रहे हैं, तो समूह बनाता है, ठीक नहीं 20 है ना, समूह बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, विल्सन जालक कहते हैं। कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे शुक्र जनन नलिकाएं आपस में एकत्रित होकर के, शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं आपस में एकत्रित होकर के क्या करते हैं, आपस में एकत्रित होकर के 20 से 30 नलिकाओं के रूप में, किसके रूप में, नलिकाओं के रूप में एक सघन जाल का निर्माण करती है। क्या करती है, एक सघन जाल का निर्माण करती है, जिसे विल्सन जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, विल्सन जालक कहते हैं, ठीक है। विल्सन जालक में देखिए क्या होता है, विल्सन जालक में लगभग 12 से 15 नलिकाएं निकलती है। विल्सन जालक में क्या होती है, लगभग 12 से 15 नलिकाएं निकलती है इससे, ठीक है। कितना 12 से 15 नलिकाएं निकलती है, ठीक है, जो विल्सन जाल से, किससे, विल्सन जाल से शुक्राणुओं को अधिविल्सन तक ले जाती है, जो कि विल्सन जाल, विल्सन का जो निर्माण मतलब शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो आगे की ओर ले जाती है, कहां तक ले जाती है, अधिविल्सन तक ले जाती है, जिन्हें शुक्रवाहिका कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या है आगे भी बताएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना है। अब देखिए नोट में जो पॉइंट होगा पूरा इंपॉर्टेंट होता है, नोट में जो आप फॉर्म लिखाते हैं पूरा समझिए कि उससे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो अब देखिए शुक्रवाहिका अपवाही नलिकाएं होती है। शुक्रवाहिका क्या बोलना है, शुक्रवाहिका अपवाही नलिका होती है जो शुक्राणु को विल्सन से बाहर निकलता है। शुक्रवाहिका जो होता है शुक्राणु को, है ना, शुक्राणु को विल्सन से क्या करता है, बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर की ओर ले जाता है। और विल्सन जालक के मुख्य कार्य, विल्सन जालक के क्या होता है, मुख्य कार्य शुक्राणुओं को संग्रहण एवं क्या होता है, पोषण प्रदान करना। आपको पूछा जाएगा विल्सन जालक का मुख्य कार्य क्या होता है, विल्सन जालक का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपको यहाँ पे अगर एग्जाम में दे दे तो आपको बताना है, शुक्राणुओं का संग्रहण एवं पोषण प्रदान करना होता है। क्या होता है, शुक्राणुओं को संग्रहण मतलब जमा करना और उनको क्या करना, पोषण प्रदान करना काम होता है, किसका, विल्सन जालक का काम होता है। क्या समझ में आया, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो क्या यहाँ पे क्लियर हुआ आपको विल्सन जालक, ठीक है, क्या क्लियर हुआ विल्सन जालक। तो अब हम समझते हैं इसके बारे में, शुक्र जनन नलिका क्या है, इसके बारे में जानेंगे, शुक्र जनन नलिकाएं क्या है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब, ठीक है। शुक्र जनन नलिकाएं क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए शुक्र जनन नलिकाएं क्या होते हैं, चलिए अब देखिए शुक्र जनन नलिका क्या होता है, पूरा एक एक पॉइंट को समझना है, ठीक है। देखिए शुक्र है ना, शुक्र जनन नलिका विल्सन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। शुक्र जनन नलिका क्या होता है, विल्सन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अगर आपको पूछेगा विल्सन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है तो क्या बोलिएगा आप, शुक्र जनन नलिका। क्या बोलना है आपको, शुक्र जनन नलिका। तो ये देखिए इमेज में आपको यहाँ पर हम बताएंगे, क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण एवं परिपक्वन होता है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, शुक्र जनन नलिका में क्या होता है, इसमें ध्यान से समझिए, इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है और परिपक्वन मतलब विकास होता है, ठीक है। देख रहे हैं इसमें क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण और परिपक्वन मतलब इसमें क्या होता है, विकास होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। देख रहे हैं ये सब छोटा छोटा क्या है, ये सब क्या है, शुक्राणु है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो क्या यहाँ तक समझ में आया, कैसे बोलना आपको, कैसे बोलना, शुक्र जनन नलिका विल्सन
विरेचन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण एवं परिपक्वन होता है। इसमें शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है, और परिपक्वन मतलब कि विकास होता है, डेवलप होता है। ओके, चलिए अगला पॉइंट हम इसमें समझते हैं। आगे जो पॉइंट आपको हम दिए हैं, एक एक पॉइंट को अब यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक है। शुक्रजनन नलिका के सबसे बाहर के आवरण को ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। शुक्रजनन नलिका के सबसे बाहर के आवरण को क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। ध्यान से समझने की एक बात को, क्या कहते हैं, ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं, ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। ओके, ध्यान समझना। उसके बाद ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे, ट्यूनिका प्रोपिया जो होती है उसके नीचे, ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे जनन उपकला स्तर पाया जाता है। ट्यूनिका प्रोपिया के नीचे कौन सा स्तर पाया जाता है, तो क्या बोलिएगा आप, जनन है ना, या जननिक उपकला स्तर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जननिक उपकला स्तर पाया जाता है। ओके, उसके बाद विरेचन कोष्ठक में शुक्र जनन नलिकाओं के साथ एक संयोजी उत्तक पाया जाता है। ध्यान से समझना है, क्या पाया जाता है, विरेचन कोष्ठ में शुक्रजनन है ना, शुक्रजनन नलिकाओं के साथ एक संयोजी उत्तक पाया जाता है, जिसे अंतराली कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका मतलब कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाएगा अंतराली कोशिका क्या है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, विरेचन कोष्ठ में शुक्रजनन नलिकाओं के साथ एक संयोजी उत्तक पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका कहते हैं। शॉर्ट में कर दिया अंतराली कोशिका किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंतराली उत्तक की कोशिकाएं अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे आपको दे देगा, अंतराली उत्तक की कोशिकाएं कहलाती है, अंतराली उत्तक की कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका कहलाती है। क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका कहलाती है, ठीक है। लीडिंग या अंतराली कोशिका से ही लिंग हार्मोन, मतलब लिंग हार्मोन का क्या होता है, निर्माण होता है। लिंग हार्मोन कौन कौन हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन संश्लेषण होता है, सॉरी निर्माण बोल रहे थे यहाँ पर। लीडिंग अंतराली कोशिका से क्या होता है, लिंग हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन एस्ट्रोन जो होते हैं, इनका क्या होता है, संश्लेषण होता है। अब कहेगा आपको कुछ एग्जाम में दे देगा, अगर किस हार्मोन से, ठीक है, किस हार्मोन से जो है नरलिंग हार्मोन का संश्लेषण होता है, किससे होता है, नरलिंग हार्मोन का क्या होता है संश्लेषण, तो लीडिंग से। किससे, लीडिंग या अंतराली से, ठीक है। या ऐसे दे देगा आपको कि लिंग हार्मोन जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन का संश्लेषण होता है, टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन का संश्लेषण होता है, किससे, तो अंतराली रहेगा तो अंतराली मारना, या लीडिंग रहेगा तो लीडिंग को मारना, ठीक है। क्या समझ में आया, यहाँ पे एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना और लिखना है आपको, ठीक। ऑब्जेक्टिव जो आएगा एक एक बात को लिखना है, समझना है, छोड़ना नहीं। अगर छोड़िएगा तो आप प्रॉब्लम में फंस आइएगा। इसलिए आपको एक बार में समझना है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखना है, एक एक चीज को समझना है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे, विरेचन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किससे माना जाता है और क्यों। क्वेश्चन क्या है, विरेचन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है, किसे और क्यों माना जाता है। चलिए कमेंट बॉक्स में डालिए आप लोग, अभी आप पढ़ाएं आपको, विरेचन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे माना जाता है, कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि अभी हमको आपको पढ़ाएं ना। ये सब कहेगा सर जी आप भी बता दीजिए, आप भी बता दीजिए, चलिए बता देते हैं। तो क्या किसे क्या कहा जाता है, उत्तर में क्या लिखना है, शुक्रजनन नलिका विरेचन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। शुक्रजनन नलिका जो होती है विरेचन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। शुक्रजनन नलिका क्या होती है, विरेचन की संरचनात्मक एवं क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण एवं परिपक्वन होता है। क्यों होता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें शुक्राणुओं का निर्माण एवं परिपक्वन होता है। आपको पूछा जाएगा शुक्राणुओं का निर्माण एवं परिपक्वन कहाँ पे होता है, तो क्या बोलिएगा, विरेचन जालक। किसमें होता है, विरेचन जालक में। विरेचन जालक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो क्या बोले, विरेचन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे माना जाता है, क्या बोलना आपको, विरेचन जालक। किसको माना जाता है, विरेचन जालक। क्या क्लियर हुआ यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देते हैं आपको, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बताइए यहाँ पे नरलिंग हार्मोन की उत्पत्ति होती है, कहां पे होती है, नरलिंग हार्मोन की उत्पत्ति होती है। चलिए कमेंट बॉक्स में डालिए, अभी तुरंत पढ़ाएं आपको, नरलिंग हार्मोन की उत्पत्ति होती है, क्या कहां होती है बताइए, नरलिंग हार्मोन की उत्पत्ति होती है। आप लोग समझा कीजिए, ठीक है, एक एक ध्यान से, जब तक बात को नहीं समझेगा तो नहीं होगा। तो कहां पे होती है, अंतराली कोशिका बोलिएगा तो या तो लीडिंग कोशिका। नरलिंग हार्मोन की उत्पत्ति होती है कहां, अंतराली कोशिका में या लीडिंग कोशिका, दोनों में से जो एक रहेगा तो मार दीजिएगा, या ऐसे कर करेगा तो इस तरीके से मार सकते हैं। तो नरलिंग हार्मोन की उत्पत्ति होती है, नरलिंग हार्मोन की उत्पत्ति होती है कहां, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका में। कहां पे होती है, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका में। क्या क्लियर हुआ। ऑब्जेक्टिव आपको साथ के साथ कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। साथ के साथ में ऑब्जेक्टिव जब कंप्लीट हो जाता है ना, थ्योरीज निकाल के आपको देंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट जब आप इसका समझ आएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ हम ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, जो निकलने वाला है उसको निकाल करके आपको दे देंगे, और ऑब्जेक्टिव का भी क्लास लेंगे। तो आप नोट में इसमें देखना है, टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन के कारण ही पुरुष में कौन सा लक्षण देखने को मिलता है, द्वितीयक लक्षण। कौन सा लक्षण देखने को मिलता है, द्वितीयक लक्षण। क्या क्या होता है, विकास होता है। अब कहेगा ये जो है सर्दी दाढ़ी मूंछ कैसे आ जाता है, किसके कारण आता है, ये द्वितीयक लक्षण के कारण। अब ये द्वितीयक लक्षण किसके कारण, कहां से आता है, ये टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन के कारण होता है। कौन सा हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन। आपको अगर पूछा जाए नर में, नरलिंग में
है ना। जैसे कि नर जनन तंत्र में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, नर जनन या पुरुष में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ठीक है। इस तरह का दिया टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन, क्या बोलेगा, टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन के कारण पुरुष में कौन सा लक्षण देखने को मिलता है ना, कौन सा लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण देखने को मिलता है। अब देखिए पुरुषों की द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, बताइए। पुरुषों के जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए। पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है, बताइए फास्ट में, जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में डालिए। तो चलिए हम बताते हैं, ठीक है। चलिए बता, देखिए क्या क्या होते हैं पुरुषों की द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। मांसपेशियों को मजबूत हो जाना, पुरुष के जो होते हैं मांसपेशियां क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, ठीक है। वही महिला की बात किया जाए तो उनका मांसपेशियां क्या होता है, बहुत ही मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन इसका क्या होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है, ठीक है। और आवाज का भारीपन होना, आवाज में क्या हो जाता है, भारीपन हो जाता है, लेकिन महिला की बात किया जाए तो उनका क्या हो जाता है, पतला होता है। और इन्हीं हार्मोन के कारण, किसके कारण ये आवाज में होता है, भारीपन आ जाता है अपना में, टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन के कारण, ठीक है। और दाढ़ी एवं मूंछों का आ जाना, दाढ़ी एवं मूंछों का आ जाना, ये पुरुष का द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है, पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है ये सब। ये सब किसका लक्षण है, पुरुषों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, एक एक बात समझ में आया, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है, तो वीडियो जब आपका ये खत्म हो जाएगा, जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा, तो एक बार यहाँ वीडियो बना है और आपको ये क्लास कैसा लगा, पूरा जैसा भी लगा आप क्या कीजिएगा, एक फीडबैक दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके लिए हम डेली डेली क्लास लेके आ सकें, ठीक है। डेली डेली आपका क्लास लेके आ जाएंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बढ़िया से आप लोग क्लास भी कर लीजिएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद।